हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई शिक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रतीक अवस्थी लेकर आया हूँ संज्ञा का भाग 2। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, आपकी पढ़ाई ना रुके, पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए हम निरंतर आपके साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं संज्ञा के विकारक तत्वों के बारे में। संज्ञा के विकारक तत्व लिंग, वचन और कारक हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लिंग और वचन के बारे में जानेंगे। कारक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में। बात करते हैं लिंग के बारे में। लिंग क्या है? तो पहले हम जानेंगे लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, वो लिंग कहलाता है। लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, लिंग कहलाता है। नॉर्मल सी परिभाषा है। अब हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे लिंग के भेद। तो लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग संस्कृत में होता था, लेकिन अब उसके भी शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एडजस्ट कर लिए गए। इसका कोई लिखित विवरण नहीं कि कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं, कौन से स्त्रीलिंग में, लेकिन वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एडजस्ट कर लिए गए हैं। तो अब हम जानते हैं पुल्लिंग के बारे में। तो नॉर्मल सी बात है, जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध होगा वो पुल्लिंग कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे मोहन, लड़का, बैल, देश इत्यादि। अब स्त्रीलिंग, तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे गाय, औरत, सीता, लड़की, बुढ़िया इत्यादि। अब यहाँ पर लिंग का निर्णय करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, आपको आसानी से समझ में आ सके, इसलिए हमने यहाँ पर चार्ट बनाया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब इधर पुल्लिंग की पहचान और इधर उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए क्रमानुसार हम आपको समझाते हैं। अब देखते हैं ये जिन शब्दों के अंत में अ, आ, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय लगे हों, उनकी गणना पुल्लिंग में की जाती है। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय लगे हों, उनकी गणना पुल्लिंग में की जाती है। जैसे देखते हैं वन, मन, संसार, लोटा। जैसे वन में ना आ रहा है, मन में ना आ रहा है, संसार ये लास्ट में आ, उच्चारण करके देखिए संसार, तो लास्ट में आ उच्चारण हो रहा है। लोटा, ये बड़ा आ रहा है लास्ट में, बड़ा। बहाव, लास्ट में आओ आ रहा है, बहाव में देखिए लास्ट में आओ आ रहा है, बहाव। इसी तरह सुझाव। अब ये बुढ़ापा, ये पा प्रत्यय आ रहा है, बुढ़ापा में पा प्रत्यय आ रहा है। मोटापा, इसमें भी पा प्रत्यय है। पालन, इसमें ना प्रत्यय है। भोलापन, इसी तरह अपनापन, अध्ययन, लेन देन आदि। अब जितने शारीरिक अवयवों के नाम होते हैं, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि जितने शारीरिक अवयवों के नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे नेत्र, कान, आँख, नाक, सिर, दांत, और भी जितने शारीरिक अवयवों के नाम होते हैं सब पुल्लिंग हैं। पर्वतों के नाम जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, हिमगिरी, कैलाश इत्यादि। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, तो नीम, आम, पीपल, शीशम, वट इत्यादि, ये सब पुल्लिंग हैं। धातुओं के नाम सोना, पीतल, तांबा, लोहा और भी बहुत से हैं, इन धातुओं के नाम पुल्लिंग हैं। मासों के नाम, अब वो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हम चैत्र, फाल्गुन, बैसाख कहें, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कहें, वो पुल्लिंग ही होते हैं। तो कौन कौन से? जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय आए, और शारीरिक अवयवों के नाम, पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, धातुओं के नाम, मासों के नाम, और आगे बढ़ते हैं जानते हैं द्रव पदार्थ
जो होते हैं उनके भी नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे घी, पानी, दूध, तेल इत्यादि जितने द्रव पदार्थ होते हैं पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम जैसे बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, सूर्य, चंद्र, राहु इत्यादि, ये सब पुल्लिंग है। जल एवं स्थल भागों के नाम जैसे सागर, पठार, पर्वत, तालाब, घर, नगर, ग्राम, देश इत्यादि, ये जल एवं स्थल भागों के नाम है और पुल्लिंग है। जितने भी रत्नों के नाम होते हैं जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा इत्यादि, ये सब पुल्लिंग है। दिन के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि जो हैं वो सब दिनों के नाम पुल्लिंग हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे मटर, जौ, मक्का, बाजरा, चावल इत्यादि। और कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कछुआ, अब कछुआ है तो हम अगर इसका स्त्रीलिंग, अगर हम अपने आप इसका स्त्रीलिंग बनाए तो इसे कछुई तो नहीं लिखेंगे ना, ये कछुआ है तो कछुआ ही होगा, ये हमेशा पुल्लिंग प्रयुक्त होगा। पशु, तो पशु को पसी नहीं लिख सकते ना, पशु ही है, वो पशु ही रहेगा, वो हमेशा पुल्लिंग प्रयुक्त होगा। इस तरह मच्छर है, तोता है, चीता है, पंछी है, खटमल है, बाज है, कौवा है, खरगोश है, गरुड़ है, गेंडा है और भी बहुत से हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग प्रयुक्त होंगे, कहीं भी किसी भी रूप में स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकते, ये हमेशा पुल्लिंग प्रयुक्त होंगे। अब कुछ सामसिक शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे बोलते हैं हम सभा मंडप, कमल नयन या महापुरुष, रहन सहन, राजकाज, सुख दुख इत्यादि, ये सब पुल्लिंग हैं। कौन कौन से, तो पीछे हमने बताया। और आगे ये देखते हैं कि द्रव पदार्थ के नाम, ग्रहों के नाम, जल स्थल भागों के नाम, रत्नों के नाम, दिन के नाम, अनाजों के नाम, और ये कुछ शब्द जो मैंने आपको बताया और कुछ सामसिक शब्द, ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होंगे। अब ये कुछ और आगे दिए गए हैं, जैसे इसमें लिखा है जिन शब्दों के अंत में आर, आस, त्व तथा वट आता हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो परिहास, विलास, इसमें देखिए आस आ रहा है, इसके अंत में, परिहास के अंत में आस आ रहा है, विलास के अंत में आस आ रहा है, उल्लास के अंत में आस आ रहा है, विस्तार, इसमें आर आ रहा है, इसका उच्चारण करिए विस्तार, तो देखिए कि इसके अंत में आर आ रहा है। संसार, इसी तरह निराहार। अब ये त्व प्रत्यय वाले देखिए महत्व, ये त्व आ रहा है, अंत में त्व आ रहा है। अब बनावट, बनावट में देखिए अंत में वट आ रहा है, वट। स्वत्व, कवित्व, लिखावट इत्यादि। अब हम देखते हैं नीचे लिखा हुआ है कि जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वे बहुधा, बहुधा मतलब अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वे बहुधा, अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्षेत्र, चित्र, शास्त्र, पात्र, चरित्र इत्यादि पुल्लिंग, ये पुल्लिंग शब्द हैं। बहुधा मतलब अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अधिकतर पुल्लिंग ही होते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ नियम दिए गए हैं, हम उनके भी बारे में जान लेते हैं। तो नदियों के नाम, नदियों के नाम, जितने भी नदियों के नाम हैं अधिकतर वो सब पुल्लिंग हैं। नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और जितने भी नदियों के नाम यहाँ दिए गए हैं या जो नहीं भी दिए गए हैं, जितने भी नदियों के नाम हैं सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, गंगा, गोदावरी, यमुना इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग है। अब कुछ इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। अब बात यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इकारांत संज्ञाएं क्या होती हैं, इकारांत क्या होता है। जिनमें जैसे ये है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। देखेंगे जो इकारांत शब्द होंगे, इकारांत शब्द वही होते हैं जिनमें ई की मात्रा लगी होती है, छोटी ई की मात्रा, और जिनमें बड़ी ई की मात्रा लगी होगी वो ईकारांत हो जाएंगे। ये इकारांत है, ये इकारांत है, जिनमें बड़ी ई की लगी होगी वो ईकारांत हो जाएंगे। तो ये इकारांत संज्ञाएं जो दी हुई हैं ये स्त्रीलिंग होती हैं। कुछ और भी हैं लेकिन यहाँ पे कुछ दी हुई है। अब तिथियों के नाम जो होते हैं,
सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि सब स्त्रीलिंग हैं। लिपियों अथवा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवनागरी लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अवधी, ब्रज और भी हैं कई, सब स्त्रीलिंग हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोहिणी, अश्वनी, भरणी, ये सब नक्षत्रों के नाम हैं और ये स्त्रीलिंग होते हैं। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं कि स्त्रियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रेखा, शालिनी, अनीता, वंदना आदि। अब संस्कृत की ना, नी से अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। संस्कृत की वो संज्ञाएं जिनका अंत ना, नी से होता है वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे हानि, कल्पना, वेदना, ग्लानि, प्रार्थना इत्यादि। अब कुछ शब्द सर्वदा स्त्रीलिंग ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही प्रयुक्त होंगे। जैसे संतान, कोयल, मक्खी, सवारी, मैना, तितली, गिलहरी, चील, मकड़ी, लोमड़ी, छिपकली, मिठास, चिकनाई, जलन, लिखावट, पुलिस, सेना, मूंछ इत्यादि। अब अगर आप अपने आप से प्रश्न करिए कि अगर आप छिपकली को पुल्लिंग बनाना चाहें तो छिपकला तो नहीं लिखेंगे ना, ये हमेशा छिपकली ही रहेगा। लोमड़ी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो लोमड़ी ही कही जाएगी, लोमड़ा नहीं कहा जाएगा। इसीलिए ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ अकारांत संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग माने जाते हैं। अब अकारांत क्या होता है? तो जिनका अंत, जिन शब्दों का अंत में आ उच्चारण हो, जिन शब्दों के अंत में आ का उच्चारण हो, वो अकारांत संज्ञा कहलाती हैं। जैसे करुणा, प्रभा, ये आकारांत है। आकारांत जिन शब्दों के अंत में बड़े आ की मात्रा नहीं होगी या उनके अंत में छोटे आ का उच्चारण होगा, वो अकारांत कहलाते हैं। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, ये आकारांत होगा। यहाँ पे आ में बड़े आ की मात्रा होगी, ये आकारांत होगा। कुछ आकारांत संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग माने जाते हैं, ये आकारांत होगा। आकारांत, आ में बड़े आ की मात्रा, मतलब जिन शब्दों के अंत में बड़े आ की मात्रा लगी होती है वो आकारांत होते हैं, आकारांत। और जिन शब्दों के अंत में छोटे आ का उच्चारण आए वो अकारांत होते हैं। तो यहाँ पे आकारांत होगा। कुछ आकारांत शब्द, संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे करुणा, प्रभा, वर्षा, सेना, ममता, पाठशाला, सभा, शिक्षा, घटना, दया, मदिरा, रचना, शर्करा इत्यादि। ये हमेशा स्त्रीलिंग ही माने जाते हैं और स्त्रीलिंग ही प्रयुक्त होते हैं। अब कुछ ईकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अब ये ईकारांत मतलब जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा है वो ईकारांत शब्द होते हैं। जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा है वो ईकारांत शब्द होते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे पूरी, रोटी, स्याही, नदी, कचौरी, मछली, उदासी इत्यादि, इन सभी के अंत में बड़ी की मात्रा आ रही है, तो ये ईकारांत शब्द है। ये अधिकतर या हमेशा कह लें स्त्रीलिंग भी प्रयुक्त होते हैं या स्त्रीलिंग ही होते हैं। अब इया प्रत्यय या इस तरह के अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जिनके अंत में इया प्रत्यय लगा हो या इसका उच्चारण हो, वो हमेशा स्त्रीलिंग ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे दुनिया, कुटिया, चिड़िया, बिटिया, दुखिया इत्यादि, इन सभी के अंत में इया प्रत्यय आ रहा है। आप इन शब्दों को देखिए, इन सभी शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगा हुआ है। अब जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा वर्ण आता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा वर्ण आता है वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे राख, साख, भूख, लाख, चीख, भीख, ईख इत्यादि। अब इन सब, जैसे राख दिया हुआ है, साख दिया हुआ हो, तो इन शब्दों को पहचानने में कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इन शब्दों को पहचानने में
कन्फ्यूजन होगा और कभी कभी गलतियां भी हो सकती हैं। तो अगर आप ये नियम याद रखेंगे तो आप गलतियां नहीं करेंगे और हमेशा सही उत्तर देने के लिए समर्थ रहेंगे। अब ये दिया गया है कुछ भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आई, आस और ता आते हैं। अब भाववाचक पिछले वीडियो में हम संज्ञा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, संज्ञा के जितने भेद हैं वो सारे बता चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा, आपको संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेदों के बारे में नहीं पता है, तो वहाँ से पढ़ लीजिए, आपको सारी संज्ञाओं के बारे में, संज्ञा के जितने भेद हैं सब कुछ पता चल जाएगा। तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आई, आस और ता आते हैं स्त्रीलिंग होती हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आई, आस और ता आते हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कमाई, बड़ाई, विदाई, खटास, मिठास, मानवता, सुंदरता इत्यादि। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वत, वट, आ और हट से समाप्त होने वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। वत, वट, आ और हट से समाप्त होने वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कहावत, सजावट, घबराहट, खटपट, चिकनाहट, बनावट, रुकावट इत्यादि। यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए जो नियम दिए गए हैं उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसके बाहर से प्रश्न बनते ही नहीं हैं। जिन जिन बिंदुओं से मुख्यतः प्रश्न बनते हैं मैंने सभी को यहाँ पे दर्शाया है और आप लोगों को चार्ट के रूप में प्रयुक्त किया है ताकि आप लोगों को जानने में आसानी रहे। अब हम बात करेंगे वचन के बारे में कि वचन क्या है। तो पहले हम जानेंगे वचन की परिभाषा। शब्द का वह रूप जिसमें यह पता चले कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए वचन कहलाता है। तो शब्द का वह रूप जिसमें यह पता चले कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है वचन कहलाता है। अब वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार, हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से केवल एक ही संख्या का बोध हो एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का, राधा, पेंसिल, बिल्ली आदि, इन सब से संज्ञा के केवल एक ही रूप का, एक ही संख्या का बोध हो रहा है, ये एक वचन है। अब बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध वो बहुवचन कहलाता है। जैसे लड़के, बिल्लियाँ, पुस्तकें, सखियाँ आदि। तो यहाँ से ये बहुवचन के उदाहरण दिए गए हैं, लड़के, बिल्लियाँ, पुस्तकें, सखियाँ आदि। अब प्रायः होता क्या है कि जो एक वचन होते हैं वो मुख्य रूप से अधिकतर बहुधा अकारांत या आकारांत होते हैं। जैसे लड़का, वह, छोटा, बड़ा, पढ़ता है, खाता है। और अगर हम इन सभी को एकारांत बना देते हैं तो ये बहुवचन हो जाते हैं। जब तक ये अकारांत हैं और आकारांत हैं तब तक एक वचन है। हम इनको एकारांत बना देते हैं तो ये बहुवचन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लड़का का लड़के, वह का वे, छोटा का छोटे, बड़ा का बड़े, पढ़ता है तो पढ़ते हैं, खाता है, खाते हैं। ये अकारांत और आकारांत से एकारांत बन गए हैं। अब जैसे प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि अगर हम लिखते हैं लड़कों ने खाना खाया या ऐसे बात करते हैं तो लड़कों जो है वो इसका तृतीयक रूप है। वो एक वचन का, जो जैसे लड़का जो है वो एक वचन है और अगर हम लड़कों लिखें तो लड़कों जो होगा वो इस बहुवचन एक वचन का तृतीयक रूप होगा, एक वचन का तृतीयक रूप होगा लड़कों। अब जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, समझते हैं हम। लड़का खाना खाता है, एक वचन है। अब हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि अगर अकारांत या आकारांत से एकारांत बन जाएगा तो पुल्लिंग होगा, लेकिन अपवाद स्वरूप
कई जगह ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लिखते हैं लड़के ने खाना खाया, लड़का खाना खाता है तब तो एक वचन है, लेकिन अब हमने आपको बताया कि ये अकारांत और आकारांत को अगर एकारांत में परिवर्तित करेंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। तो आप यहाँ लड़के देखेंगे, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये तो बहुवचन होना चाहिए, लेकिन हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो देखते हैं लड़के ने खाना खाया, लड़के ने खाना खाया, ये भी एक वचन ही होगा। क्यों? जिस जगह पर ये नियम लागू नहीं होगा, ये अकारांत और आकारांत और एकारांत वाला, वहाँ हम कारक से पहचानेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। यहाँ लड़के ने, तो कारक से पता चल रहा है कि ये एक वचन है। लड़के ने खाना खाया तो ये एक वचन है, यहाँ कारक ने लगा है, इसकी वजह से ये एक वचन हो गया, कारक ने लगा है। अब नीचे भी लड़के ही लिखा है लेकिन वहाँ ने कारक नहीं लगा है तो वो बहुवचन है। नीचे लिखा है लड़के खाना खाते हैं तो बहुवचन है, लड़के खाना खाते हैं ये बहुवचन है। अब जैसे लड़का है, ये लड़का आकारांत पुल्लिंग है, लेकिन अगर लड़के ने, को, से, के लिए, ये मैं नहीं, यहाँ पर मैं होगा, मैं, हे लड़के, अगर इनमें से कोई कारक लगा होगा तो वो बहुधा एक वचन होता है। अब ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कारक में लगा है, लड़के में बहुत गुण हैं, लड़के में बहुत गुण हैं, तो इसमें कारक में लगा हुआ है तो ये एक वचन होगा। अब इसी तरह कमरे से सामान निकालो, कमरे से सामान निकालो, कमरा से सामान निकालो नहीं होगा तो ये एक वचन है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि वचन की पहचान कैसे की जाती है। तो कुछ नियम दिए हुए हैं, हम उनको जानते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पद से होती है या हो सकती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लड़का खाना खाता है, एक वचन है। लड़के, ये गलत हो गया यहाँ पर लिखने में, यहाँ पे लड़के ने खाना खाया, जो कि इस वाक्य में आपको पीछे बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, यहाँ पे ने होगा, लड़के के ये गलत लिख गया है, लड़के ने खाना खाया होगा, ये भी एक वचन ही होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। लड़के खाना खाते हैं ये बहुवचन है। अब यदि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पद से ना हो तो क्रिया से हो जाती है। ये नियम है कि संज्ञा, यदि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इनमें से किसी से ना हो, किसी पद से ना हो तो क्रिया से हो जाती है। अब यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, वाक्य पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे लिखते हैं ऊंट बैठा है, ऊंट बैठा है ये एक वचन है। अब ऊंट बैठे हैं ये बहुवचन है। ये यहाँ पे बहुवचन कैसे पता चल रहा है? क्रिया से। यहाँ पे बैठा है तो एक वचन है और यहाँ पे बैठे हैं तो बहुवचन है। यहाँ पे आकारांत से वो नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर आकारांत से एकारांत हो गया है। ये बैठा मतलब बड़े आ की मात्रा आ रही है तो ये आकारांत है। और इसके नीचे वाले वाक्य में जहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊंट बैठे हैं ये एकारांत हो गया है, यहाँ पर ये बहुवचन हो गया है। ऊंट बैठे हैं ये बहुवचन है। अब वह अपनी राम कहानी सुना रहा है ये एक वचन है। वह अपनी राम कहानी सुना रहा है ये एक वचन है। अब वे अपनी राम कहानी सुना रहे हैं ये बहुवचन है। तो वह क्या है? यहाँ पर ये अकारांत है। वह उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि लास्ट में छोटा आ का उच्चारण आ रहा है, वह। और ये अकारांत जो है यहाँ पे एकारांत हो गया है। वे, वह को हमने यहाँ पर वे लिखा है तो ये एकारांत हो गया। वह अपनी राम कहानी सुना रहा है एक वचन है और वे अपनी राम कहानी सुना रहे हैं बहुवचन है। अब हम ये अगला नियम जानते हैं कि कुछ संज्ञाएं एक वचन में ही उपयुक्त होती हैं, कुछ संज्ञाएं जो होती हैं हमेशा एक वचन में उपयुक्त होती हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं और जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगी। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया हो, लोहा, पानी, घी, दूध, मक्खन, वर्षा आदि, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे। लोहा को लोहे तो नहीं लिखेंगे ना, लोहा को लोहा ही लिखेंगे, पानी को पानी ही लिखेंगे।
इसी तरह अन्य जो भी दिए गए हैं वो जैसे यहाँ पर लिखे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, इसीलिए हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। अब ये समूहवाचक संज्ञा है, जैसे जनता, प्रजा, पुलिस आदि। जनता मतलब जनता अगर हम शब्द कहते हैं तो इसमें तो संपूर्ण जनता आती है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों व्यक्ति आते हैं, लेकिन ये एक वचन ही है। प्रजा, जैसे जनता बताया वैसे प्रजा भी है। पुलिस, अब पुलिस में एक व्यक्ति तो पुलिस होता नहीं, एक व्यक्ति का, उसमें कई व्यक्तियों का समूह है, बहुत से व्यक्ति कहते हैं पुलिस आ गई, तो एक व्यक्ति तो नहीं आता है, बहुत से व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसका उच्चारण हमेशा एक वचन के रूप में होता है, लिखा एक वचन के रूप में ही जाता है। जनता, प्रजा, पुलिस आदि, जैसे ये समूहवाचक संज्ञा है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। अब हम अगला नियम देखते हैं कि लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञाएं एवं धातुओं को बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं। कौन कौन सी? एक तो भाववाचक संज्ञाएं जिनसे भाव का बोध हो, और ये धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे लिखा हुआ आजकल सोना बहुत महंगा है, तो सोना ही लिखेंगे, सोने नहीं लिखेंगे, यह हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, इसीलिए सोना ही लिखा जाता है, सोने नहीं लिखा जाता। बचपन में मैं बहुत खेलता था। इस तरह अगला सेंटेंस है प्रभा की बोली में बहुत मिठास है, तो ये सब हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त किए जाएंगे। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ समूह, दल, सेना, जात इत्यादि प्रयुक्त होते हैं, उनका प्रयोग भी एक वचन में ही किया जाता है। जैसे समूह, मनुष्य जात, प्राणी जगत, छात्र संघ, या हम कह सकते हैं नारी वृंद। नारी का जो बहुवचन है वो नारी वृंद लिखते हैं, तो ये सब हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब आगे जानते हैं कि जिन एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ जन, गण, वृंद, लोग इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं, जिन एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ जन, गण, वृंद, लोग इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं, वे उन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। उन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। सॉरी, यहाँ पर ये लिखने में मिस्टेक हुई, तो अब लिख गया है, गलत है। यहाँ पर लिखेंगे कि जिन एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ जन, गण, वृंद, लोग इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे आज मजदूर लोग, यहाँ पे ये मजदूर लोग लिखा हुआ है, काम पर नहीं आए, तो ये बहुवचन है, मजदूर लोग, क्योंकि एक मजदूर की बात तो हो नहीं, जब मजदूर लोग हम कह रहे हैं तो यहाँ पे कई मजदूर होंगे। अगर एक मजदूर होता तो हम मजदूर ही कहते हैं, मजदूर लोग मतलब बहुत से मजदूर या कई मजदूर। अब यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है कि अध्यापक गण वहाँ बैठे हैं। अध्यापक गण मतलब कई अध्यापकों का समूह या कई अध्यापक वहाँ बैठे हैं। तो ये लिंग और वचन संबंधित जो नियम हैं मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। मस्त रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस अगले टॉपिक कारक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।